हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूँ आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर अरविंद सर। ये है चिल्ड्रन चैप्टर नंबर 2, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर को हमने चिल्ड्रन इस वीडियो से पहले स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने डोमेस्टिक टेरिटरी की बात की थी। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा और आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर में चिल्ड्रन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है नॉर्मल रेसिडेंट्स। इकोनॉमिक्स में चिल्ड्रन जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि जो इनकम जनरेट हुई है वो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी हुई है या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड हुई है, जिससे हम ये जान सकें द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो अगर एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इनकम जनरेट हुई है तो वो उस कंट्री की डोमेस्टिक इनकम है, और अगर कोई इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में और जो इनकम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उसको रिसीव हुई है उनका अगर हम टोटल कर देते हैं तो वो बन जाती है नेशनल इनकम। तो आते हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले आप देखो, मैंने लिखा है नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब है क्या? तो चलिए, यहाँ पर नॉर्मल रेसिडेंट्स में एक इंडिविजुअल को भी हम इंक्लूड करते हैं और इंस्टीट्यूशन को भी इंक्लूड करते हैं। तो कोई नॉर्मल रेसिडेंट है, कोई एक इंडिविजुअल है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है, अगर वो किसी कंट्री में 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर रिसाइड्स करता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता है तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा। मुझे पता है कि आपको ये टेक्निकल वर्ड्स इतने अच्छे से समझ में नहीं है, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं। देखिए, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं चाइना में जाके रहता हूँ और 1 साल से ज़्यादा मैं वहाँ पे स्टे करता हूँ, वहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे मैं कमाता हूँ, वहीं पे खर्च कर देता हूँ और मैं पैसे भी वहीं पर इकट्ठे करता हूँ, यानी सेविंग भी वहीं करता हूँ। ठीक है, तो मैं चाइना का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाऊँगा। लेकिन अगर मैं चाइना में जाता हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ, लेकिन अगर 1 साल तक मैं वहाँ स्टे नहीं करता है, या फिर मैं 1 साल तक स्टे तो करता हूँ बट हमारा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उस कंट्री में लाई नहीं करता, तो फिर मैं चाइना का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहा जाऊँगा। ऐसे ही अगर चाइना का कोई पर्सन हमारी कंट्री में आके 1 साल या उससे ज़्यादा रहता है, यहीं पर अर्निंग करता है, यहीं पर स्पेंडिंग करता है, यहीं पर वो एकम्युलेशन करता है, एकम्युलेशन ऑफ वेल्थ, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कहा जाएगा। अब आते हैं डेफिनेशन में जो हमने लिखा है। देखिए, नॉर्मल रेसिडेंट्स एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, हम इसमें इंडिविजुअल को भी इंक्लूड करेंगे और इंस्टीट्यूशन को भी इंक्लूड करेंगे। हु रिसाइड्स इन द कंट्री फॉर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, यानी कि उस इंडिविजुअल को या इंस्टीट्यूशन को 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर रिसाइड्स करना जरूरी है। अगर वो 1 ईयर से कम रिसाइड्स करता है तो फिर वो उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहा जाएगा। दूसरा है हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाई इन दैट कंट्री, यानी जो पर्सन किसी कंट्री में 1 साल या उससे ज़्यादा स्टे करता है, रिसाइड्स करता है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उस कंट्री में लाई करना चाहिए। करेक्ट। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट की हमने समझाने की कोशिश की है कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ये है चिल्ड्रन कि आपका जो इंटरेस्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का वो किस कंट्री में लाई करता है। आप अर्निंग कहाँ पर करते हैं, आप सेविंग कहाँ पर करते हैं, आप स्पेंडिंग किस कंट्री में लाई करते हैं। अब मान के चलो कि मैं चाइना में रहता हूँ, वहाँ पैसे कमाता हूँ और इंडिया में ला के खर्च कर देता हूँ। करेक्ट, तो फिर मैं चाइना का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहा जाऊँगा, मैं इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कहा जाऊँगा। क्यों कहा जाऊँगा? क्योंकि मैं अर्निंग तो कर रहा हूँ चाइना में बट उसकी स्पेंडिंग जो है वो मैं इंडिया में कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है resides in a country for 1 year or more than 1 year and also their economic interest lie in that particular country, because of that reason that person or individual will be called as a normal resident of that country। तो आई होप कि नॉर्मल रेसिडेंट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन चिल्ड्रन इस डेफिनेशन से ही आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी, कुछ और पॉइंट्स भी जानना जरूरी है। जैसा कि मैंने इसमें चिल्ड्रन 2 पॉइंट्स आपको बताए हैं कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट किस कंट्री में लाई करता है, इंडिविजुअल का या फिर इंस्टीट्यूशन का, और वो रिसाइड्स कितना समय के लिए करता है, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए करता है। ये करने के बावजूद भी चिल्ड्रन कुछ ऐसे केस हैं जहाँ पर एक पर्सन दूसरी कंट्री में 1 साल या उससे ज़्यादा स्टे करता है बट इवन देन दैट पर्सन विल नॉट कॉल द रेसिडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। कौन कौन से वो केस देख लेते हैं। नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स, ये जो 6 हमने रीजन लिखे हुए हैं या 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, these 6 points will tell you that the following are not the category of normal resident। सबसे पहले लिखा है
ये फर्स्ट पॉइंट देखिए, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। ठीक है, अगर फॉरेन कंट्री के लोग हमारे कंट्री में घूमने आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, इंजॉयमेंट करने आते हैं, और अगर वो इस ड्यूरेशन में 1 साल या उससे ज़्यादा स्टे हमारी कंट्री में कर जाते हैं, even then that people or those group of people or those people will not be called as the normal resident of our country. Why? Because they resides more than one in our country, but even then their economic interest does not lie in our country. वो 1 साल या उससे ज़्यादा हमारी कंट्री में स्टे कर सकते हैं, बट उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में लाई नहीं करता, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स विल नॉट कॉल द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड पॉइंट क्या है चिल्ड्रन, फॉरेन स्टाफ्स ऑफ एम्बेसी। मैंने आपको पिछले वीडियो में एम्बेसी का मतलब बताया था, ऑफिसर्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ अ कंट्री लोकेटेड इन द कंट्री। अब देखो चिल्ड्रन, यहाँ पर मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि यूएसए की एम्बेसी हमारी कंट्री में है, करेक्ट, यूएसए की एम्बेसी हमारी कंट्री में है, यानी कि इंडिया में है, और उस एम्बेसी में यूएसए के कुछ लोग काम करते हैं, ठीक है, वो इसके एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहे जाएंगे। लेकिन चलिए यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर उनका स्टे मोर देन 1 ईयर हो जाता है तो फिर वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट कहे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भले ही 1 साल से ज़्यादा के लिए रहें, बट उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में लाई नहीं करता है, तो वो हमारे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहे जाएंगे। तो फॉरेन स्टाफ, यहाँ पे देखो लिखा है फॉरेन स्टाफ किसके एम्बेसी के, ऑफिसर्स के, डिप्लोमेट्स के, या फिर आर्म फोर्सेस। अगर यूएसए की आर्मी हमारी कंट्री में आई है, वो 1 साल से ज़्यादा यहाँ स्टे कर जाती है, फिर भी वो हमारी कंट्री की नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट हमारी कंट्री में लाई नहीं करता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आते हैं चिल्ड्रन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। अगर इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑफिस हमारी इंडिया में सिचुएटेड है तो भी वो हमारी वो कंट्री की वो जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहा जाएगा, वो उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट कहा जाएगा जिस कंट्री में उसका हेड ऑफिस सिचुएटेड है, करेक्ट। फोर्थ पॉइंट में आते हैं एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया था कि जो WHO है, WTO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, एक्सेट्रा, अगर इनमें काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं वो भी हमारे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहे जाएंगे, वो उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट कहे जाएंगे जिस कंट्री में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस सिचुएटेड है। नेक्स्ट है नंबर 5, जिसमें लिखा है क्रू मेंबर्स। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कॉमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर। ठीक है, आपने देखा होगा जो शिप होती है, शिप हो गया या एयरक्राफ्ट हो गया, इनको चलाने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए कोई एक ड्राइवर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि शिप जो है उसको केवल एक पायलट या कोई एक ड्राइवर चलाएगा। उसके लिए चिल्ड्रन क्या है कि क्रू मेंबर्स होते हैं, यानी कई सारे मेंबर होते हैं, उनका अलग अलग काम होता है। तो अगर ऐसी कोई शिप है जो इंडिया में आई हुई है और उसके कुछ क्रू मेंबर्स हैं, वो हमारे कंट्री में 1 साल या उससे ज़्यादा स्टे कर जाते हैं, तो फिर वो हमारे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहे जाएंगे। कॉमर्शियल ट्रैवलर्स, चाइना का, USA का, जापान का, अगर कोई ट्रैवलर है, कोई बिजनेसमैन है, वो हमारी कंट्री में आता है, वो यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा रहता है, ठीक है, बिजनेस पर्पज से आया हुआ है, इवन देन वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। ऐसे सीजनल वर्कर हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ही आते हैं या जाते हैं, है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में अगर आते हैं, या इस तरीके के जो वर्कर होते हैं वो सीजनल वर्कर कहे जाते हैं। तो अगर वो दूसरी कंट्री में जाते हैं पर्टिकुलर सीजन में, वहाँ पर काम करते हैं, काम करके अपनी कंट्री में वापस चले आते हैं, भले ही वहाँ पर 1 साल से ज़्यादा के लिए वो काम करें, बट फिर भी वो उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स भी नॉर्मल रेसिडेंट उस कंट्री के कहे जाते हैं जिस कंट्री के वो रहने वाले हैं, उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स उन्हें नहीं कहते जिस कंट्री में वो काम करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर चलिए हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया का और नेपाल का। इंडिया एंड नेपाल। इंडिया और नेपाल चलिए ऐसे 2 कंट्री हैं जिनके बीच में एग्रीमेंट है एक दूसरे कंट्री से कि अगर इंडिया से कोई नेपाल जाएगा या नेपाल से कोई पर्सन इंडिया में आएगा तो आने जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर कोई एक एम्प्लॉई है, कोई पर्सन है, वो काम करने के लिए नेपाल जाता है और काम करके वापस आ जाता है, ठीक है, तो क्योंकि वो इंडिया से काम करने के लिए नेपाल जा रहा है तो वो पर्सन इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट
कहा जाएगा। ऐसे कोई लेबर है, कोई एम्प्लॉय है, वो नेपाल से काम करने के लिए इंडिया आता है, इंडिया में स्टे करता है, भले ही वो 1 साल से ज़्यादा के लिए रुक जाए, बट फिर भी वो नेपाल का ही नॉर्मल रेसिडेंट कहा जाएगा, वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहा जाएगा। तो ये 6 पॉइंट्स हमने बताए हैं चिल्ड्रन, जो आपके चैप्टर में है, जो नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं होता है। नॉर्मल रेसिडेंट्स के लिए आपको 2 पॉइंट याद रखने ज़रूरी है। एक तो उसका रिसाइड्स वो कितने समय के लिए करता है, 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर करता है कि नहीं करता है, और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट किस कंट्री में लाई करता है। जब ये दोनों कंडीशन फॉलो होंगी या जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तभी एक पर्सन किसी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप you must understood all this video, and you will keep watching my videos, and you will comment on the videos, the method of explaining is satisfactory or not satisfactory. If you want something more, you suggest me, I will apply all these suggestions also. So that's all for this video. See you in the next video. Till then, keep watching, and God bless you. Thank you.